Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Now today we are going to start with a new chapter, that is private, public and global enterprises. In this chapter we are going to see the private, public and global enterprises. Okay, so let's start with the topic. Introduction. You must have come across all the type of the business organization in your daily life. In your neighborhood mark, there are the shops owned by sole proprietors, a big retailer organization run by the company. Then there are the people providing you service like a legal service, medical service being owned by more than one person, partnership firm. These are all privately owned organizations. Similarly, there are the office or place of the business which be owned by the government. For example, railway is an organization wholly owned by and managed by the government. The post office in your locality is owned by the post and the telegraph department. Government of India, though our independence on their postal service, particularly in cities, towns, has been greatly reduced. This is because a plenty of the private courier service firm operating in the bigger town. इसका मतलब सिंपल है, हमने अपने जो लोकेलिटी में हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम कई तरह के शॉपकीपर्स देखते हैं, रिटेलर्स देखते हैं, कुछ लोगों का ओन शॉप होता है, कुछ लोग फिक्स शॉप में डीलिंग करते हैं, कुछ लोग रोड पे पता है वो ठेले लगा के रहते हैं, कुछ लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट के अंडर में, जैसे रेलवे हो गया, पोस्टल सर्विस हो गया, ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है. देन देयर आर द बिजनेस विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री. फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो मोर देन वन कंट्री में डील करते हैं, जिसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी भी कहते हैं, ठीक है. Therefore, you have observed that all type of the organization are doing business in a country, whether they are public, private or a global. In this chapter, we shall be studying how the economy is divided into two sectors, public, private, the different type of the public enterprise, their role and that of the global enterprise. तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसमें से किस तरह से कुछ प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड हुए हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर में, पहला. दूसरा ये कि कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल कंट्री में डीलिंग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है. तो आज हम लोग डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट वन है हमारा प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. There are all kind of the business organizations, small or a large, industrial or a trading, privately owned or government owned, existing in our society. इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं इसमें, बिजनेस का नेचर, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या ट्रेडिंग हो. मैन्युफैक्चरिंग यानी चाहे वो गुड्स बना करके बेचता हो या गुड्स खरीद करके बेचता हो, अगर वो ट्रेडिंग हो, ठीक है. अब ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटली ओनरशिप में हो या गवर्नमेंट की ओनरशिप में हो, ठीक है. दिस ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट ओवर डेली इकोनॉमिक लाइफ. तो इन सब का कहीं ना कहीं इफेक्ट कहाँ पर होता है, हमारे इकोनॉमिक्स में, ठीक है, लाइफ, एंड देयर फोर बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इसीलिए कहा गया है कि ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे इंडियन इकोनॉमी के पार्ट्स हैं. सिंस द इंडियन इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ बोथ प्राइवेटली ओन एंड गवर्नमेंट ओन बिजनेस एंटरप्राइजेस, इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट. यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेटली ओन भी है और क्या है, गवर्नमेंट ओन भी है. इट इज़ नोन एज अ मिक्सड इकोनॉमी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिक्सड इकोनॉमी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर अ मिक्स इकोनॉमी वेयर बोथ द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस आर अलाउड टू ऑपरेट. द इकोनॉमी देयरफॉर मे बी क्लासीफाई इनटू टू सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर. अब इंडिया कौन सी इकोनॉमी यूज़ करती है, मिक्सड इकोनॉमी, ठीक है. तो इसके लिए यहाँ पे होता क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ठीक है. तो अब हम इसको और डिटेल में देखेंगे. हमारा फर्स्ट वन है प्राइवेट सेक्टर. अ प्राइवेट सेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ द बिजनेस ओन बाय द इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एज यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर. इसके पहले हमने पता है जब फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे उस टाइम पे हमने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर डिवाइड किया था. तो उसमें हमने देखा था प्राइवेट सेक्टर मतलब सिंपल है, प्राइवेटली कोई मैनेज और ओन करता है, जैसे वो चाहे एक इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ पर्सन हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर. जैसे हमारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, जॉइंट इन द फैमिली हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, ओनरशिप तो प्राइवेट के ही हाथ में है. जॉइंट स्टॉक कंपनी वो भी पब्लिक कंपनी होती है, मैंने पहले ही बताया था कि वो पब्लिक सेक्टर नहीं है, पब्लिक कंपनी नहीं, पब्लिक कंपनी है, सॉरी, पब्लिक सेक्टर नहीं है. जॉइंट स्टॉक कंपनी भी ओन्ड मैनेज बाय इंडिविजुअल प्राइवेटली, ओके. सो द वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, जॉइंट इन द फैमिली एंड द कंपनी, ये सब क्या थे, प्राइवेट सेक्टर के
फॉर्म्स थे। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सेक्टर, कंसिस्टिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। दिस ऑर्गेनाइजेशन में आइदर बी पार्टली और होली ओन बाय सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के ओनरशिप में होता है। अब वो चाहे आधा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आधा स्टेट हो, या पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या पूरा स्टेट हो, ठीक है। दे मे ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री और कम टू द एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट थ्रू दिस एंटरप्राइजेस पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू जो भी गवर्नमेंट है उनको सप्लीमेंट्री इनकम यहाँ से मिलता है। The government is its industrial policy resolution from time to time define the area of activity in which the private sector and the public sector are allowed to operate. In Industrial Policy Resolution 1948, the Government of India had specified the approach toward the development of the industrial sector. The roles of the private and the public sector were clearly defined, and the government through the various act and regulation was overseeing the economic activity of both the private and the public sector. अब ये दोनों सेक्टर्स के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए थे, जो टाइम टू टाइम रेजोल्यूशन होते रहते हैं, ठीक है। The private and the public sector. The Industrial Resolution 1956 had also laid down the certain objectives for the public sector to follow so as to accelerate the rate of growth and industrialization. इसका मतलब फिर ये रिजोल्यूशन 1956 में पास आउट हुआ था, जिसमें कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे। उसी बेसिस पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को काम करना था, और उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेजर करते हैं। The public sector was given a lot of importance, but at the same time, mutual dependency of public and private sector was emphasized. The 1991 industrial policy was radically different from all the earlier policy, where the government was deliberating disinvestment of the public sector and allowing the greater freedom to the private sector. At the same time, foreign direct investment was invited from the business houses outside the India. Thus, multinational corporations or the global enterprise which operate in more than one country gain entry into the Indian economy. Thus, we have public the sector units, private sector enterprise and global enterprise coexisting in the Indian economy. Simple है। ये जो इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन है वो टाइम टू टाइम 1948, 56 में चेंज हुई। उसके बाद 1991 में एक ऐसा इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी जनरेट किया गया जिसके अंडर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ग्लोबल सेक्टर की डीलिंग करने के मेथड्स को पूरी तरह से मॉडिफाइड कर दिए थे। अब हमारी कंट्री में ना कि सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं, बल्कि यहाँ पे अब ग्लोबल एंटरप्राइज भी वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब हम इसमें देखेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर में कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। प्राइवेट सेक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा है आगे, ठीक है। See, the government participation in the business and the economic sector of the country needs some kind of the organizational framework to functions. जैसे प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वैसे पब्लिक सेक्टर को भी वर्क करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे प्राइवेट सेक्टर में सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली, कंपनी, कोऑपरेटिव हमने देखा था, वैसे ही पब्लिक सेक्टर में भी कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या है, आगे देखते हैं। You have studied about the forms of organization in the private sector, wise sole trading, partnership, Hindu and divided family, cooperative and the company. ये हमने ऑलरेडी देखा है। अब हम आज देखेंगे पब्लिक सेक्टर के अंडर में कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, ठीक है। देखिए, इंडियन इकोनॉमी है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पहले प्राइवेट सेक्टर देख लीजिए। फर्स्ट है सोल ट्रेडिंग, ये हम पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं। जॉइंट इन द फैमिली, कोऑपरेटिव कंपनी, उसमें भी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, वो भी हम सब देख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ क्या बचा है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और पब्लिक सेक्टर में आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड द लास्ट वन गवर्नमेंट कंपनीज। अब इन तीनों के बारे में और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अंडर द पब्लिक सेक्टर में हम सबसे पहले देखेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या देखेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस।
These enterprises are established as a department of the ministry and are considered the part or an extension of the ministry itself. The government function through this department and activities performed by them are integral part of the functioning of the government. ठीक है, यानी कि इसमें भी गवर्नमेंट के फंक्शंस एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं. They have not been constituted as the autonomous or independent institutions as such are not independently legal entity. They act through the officers of the government and its employee are government employees. यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशंस होते हैं, ठीक है, वो खुद एक्ट नहीं करते हैं बल्कि उसके लिए वो कुछ एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं. This undertaking may be under the central government, state government or the rules of the central state government are applicable. Example of this undertaking are a railway and the post and the telegraph department. अब बताते हैं आपको. जैसे रेलवे है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो इसके ना ओन मैनेज सब कुछ इंडियन रेलवे गवर्नमेंट होती है, यानी कि रेलवे मिनिस्टर. लेकिन पता है ये लीगली ओनशिप नहीं होते, यानी कि जैसे जब तक जो उस पोस्ट पे है, डेजिग्नेशन पे है रेलवे मिनिस्ट्री की, तब तक वो उसके ओनशिप में होंगे, ओनरशिप में. लेकिन जैसे डेजिग्नेशन किसी और को ट्रांसफ़र होगा तो वो कोई और इसका ओनरशिप हो जाएगा. इसलिए कहा गया है कि अंडरटेकिंग का लीगल एंटिटी ओनरशिप किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, बल्कि ये गवर्नमेंटल पोस्ट को दिया जाता है. इसके लिए इसकी एक्टिविटीज़ करने के लिए हम लोग एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं. ठीक है, अब हम इसकी फीचर्स को देखेंगे. द मेन फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर एस फॉलो. द फंडिंग ऑफ दिस एंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट. सबसे पहले तो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी फंड रिक्वायर्ड है, पैसा, वो कहाँ से आता है? गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट की तिजोरी से. एंड आर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, और जो भी गवर्नमेंट के बजट पास होते हैं वहाँ से. द रेवेन्यू अर्न बाय दिस इज ऑल्सो पेड इन टू द ट्रेजरी. लेकिन जैसे गवर्नमेंट के जो बजट और ट्रेजरी से पैसा आता है वो हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एज अ कैपिटल यूज़ करते हैं. तो वैसे ही जब जो भी इनकम यहाँ से अर्न होता है वो इनकम भी हमें वापस गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही इश्यू करना पड़ता है. ठीक है, दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़. इसका मतलब यहाँ पे ये डिपार्टमेंट के अंडर में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ऑडिट होती हैं, यानी क्रॉस चेक की जाती हैं कि सब कुछ प्रॉपर हो रहा है. द एम्प्लॉय ऑफ दिस एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट. इसमें जो भी लोग काम करते हैं वो सब क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट है. एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर द सेम एज दैट ऑफ अदर एम्प्लॉय डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है पता है? इनको जॉब पे रखने की प्रोसीजर, फिर जॉब के दौरान जो भी फैसिलिटीज़ होगी, जो भी टर्म्स कंडीशन होंगे, वो सेम एज इट इज़ रहते हैं जैसे अदर डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का होता है. ठीक है, दे आर हेडेड बाय Indian Administrative Service IAS officer and the civil servant who are transferable from one ministry to another. ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं? IAS के. ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ जनरली कंसिडर टू बी द मेजर सब डिविजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. ये क्या होता है? जनरली कंसिडर क्या करते हैं कि इसको हम लोग गवर्नमेंट के सब डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, एंड सब्जेक्ट डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री, और इसको डायरेक्टली कौन मिनिस्टर हैंडल करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं ना, चीफ मिनिस्टर, दूसरे जैसे वाटर मिनिस्टर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, पोल्यूशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर. ठीक है, तो एक हेड होते हैं, राइट. अब जो अलग अलग स्टेट होते हैं वहाँ पे सब जगह अभी एक आदमी तो देख नहीं सकते, तो वो लोग क्या करते हैं? अलग अलग एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं. ठीक है, तो यही कहा गया है इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर. यानी अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो सब के सब किसके अंडर में काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट. कंट्रोल इन्हीं का रहता है. दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री. जैसे कि मान लीजिए कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, तो वो पूरी इंडिया को देखेंगे. अब क्या वो हर एक स्टेट में, हर एक एरिया में जाकर के देख सकते हैं क्या? नहीं. तो स्टेट वाइज अलग अलग लोगों को अपॉइंट करते हैं कि पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में वो लोग देखें. जैसे हर एक स्टेट में अलग अलग मिनिस्टर्स को रख देते हैं जो अंडर चीफ मिनिस्टर, जो अंडर हेड मिनिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होगा, उसके अंडर में काम कर रहे हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, तो अब एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेंगे? कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो स्टेट लेवल पे एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखेंगे. ठीक है, वो भी मिनिस्टर के अंदर ही आते हैं. नेक्स्ट है मैरिट्स. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव सर्टेन एडवांटेज विच आर एज फॉलो. फर्स्ट वन, दिस अंडरटेकिंग फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर कॉर्पोरेशन.
यानी कि जो अलग अलग स्टेट वाइज गवर्नमेंट के सर्वेंट काम करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को स्मूथली फंक्शनिंग कराना, ये इनका काम होता है। दिस इंश्योर द हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब पता है, जैसे गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो वो पब्लिक को आंसर करने के लायक हो सकती है कि हम ये सर्विस आपको रेंडर कर रहे हैं यानी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी जनता के सवालों का जवाब वो देने लायक है कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। द रेवेन्यू अर्न बाय दिस एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी, इसमें जो भी इनकम अर्न होता है पब्लिक सेक्टर के थ्रू, ठीक है, ये सारा का सारा इनकम गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला जाता है। ये गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम होता है जो पब्लिक सेक्टर के थ्रू आता है। वेयर इज द नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल सिंस इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड द सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। जैसे एक एग्जांपल मैंने एजुकेशन मिनिस्टर का लिया था, देखिए, तो अब जितने भी अलग अलग स्टेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो वो सारे एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में ही काम करेंगे, ठीक है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए हमने अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया जो मिनिस्ट्रियल बॉडीज़ के अंदर आते हैं। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या पता है, ये डायरेक्टली कंसर्न मिनिस्ट्री के थ्रू कंट्रोल होता है, तो इसी वजह से इन एक्टिविटीज़ में किसी भी तरह का लचीलापन यानी ढीलापन नहीं देखा जाता, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशन, दिस फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सफ़र फ्रॉम द सीरियस ड्रॉबैक, सम ऑफ विच आर एज फॉलो। First one, a departmental undertaking fails to provide the flexibility which is essential for smooth operation of the business. Flexibility का मतलब क्या है पता है, यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। देखिए, ये मैंने पहले ही जैसे बताया था कि ये गवर्नमेंट डेजिग्नेशन वाइज चलता है, ठीक है, तो जैसे अभी कोई एजुकेशन मिनिस्टर तो एजुकेशन एक्टिविटी का ओन मैनेज सब कुछ देखेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर ह्यूमन बींग उस फील्ड के एक्टिविटीज़ के उस डिपार्टमेंट के ओनर इंडिविजुअली नहीं होते, बल्कि वो उनकी पोस्ट की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, हर 5 साल में ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं होती, यानी जो पुराने सिस्टम से चलता आ रहा है बस वही सिस्टम होगा, कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव यहाँ पे नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनका स्कोप बहुत कम होता है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। The employees or heads of the departments of such undertakings are not allowed to take the independent decision without the approval of the ministry concerned. This leads to the delay in the matter where the prompt decision are required. दूसरी चीज़, जैसे कि मान लीजिए डिपार्टमेंट में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं कुछ नई एक्टिविटीज़ के लिए, तो यहाँ पे बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। पहले डिस्कशन होगा, सजेशन होगा, कंसल्टेशन होगा, उसके बाद जो हेड ऑफ द मिनिस्ट्री होंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, उनके अप्रूवल के बाद ही कोई परमिशन लिया जाता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी इनोवेटिव नहीं हो पाता। दिस एंटरप्राइज आर अनेबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती है मार्केट में वो भी ये अंडरटेकिंग नहीं ले पाते, क्योंकि उनको ग्रैब करने का जो भी डिसीजन होगा, एक्सेप्ट करने का, वो भी मिनिस्ट्री के थ्रू होना चाहिए। अब मिनिस्ट्रीज इतने फ्री तो होते नहीं है कि हमने परमिशन ले लिया और वो दे दे, राइट। अब इस पे पूरी बैठक होती है, मीटिंग्स होते हैं, डिसीजन लिया जाता है कंसल्टेशन के थ्रू, तो ये सब में बहुत टाइम चला जाता है, तब तक अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। द ब्यूरोक्रेट्स ओवर कॉशन एंड द कंजर्वेटिव अप्रूवल डज नॉट अलाउ देम टू टेक द रिस्की वेंचर, यानी इसमें जो भी एक्टिविटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती है, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी जो भी आती है जिसको हम अपनी एक्टिविटीज़ में लेना चाहते हैं, वो नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए एक बहुत लेंदी प्रोसीजर है और बहुत ही क्रिटिकल है, तब तक वो अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं, इसीलिए ये बहुत रिस्की वेंचर हो जाता है। देयर इज़ अ रेयर टैपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशन एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी, यानी यहाँ अपने मन से कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसको जो अथॉरिटी दी गई है उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिस सिस्टम में उन्हें काम करने के लिए कहा गया है, उनको उसी सिस्टम में काम करना पड़ता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री, यहाँ पे हर एक एक्टिविटी में बार बार गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस इन्वॉल्व होते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड एडक्वाट सर्विस टू देम, यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर को जो इस तरह से सर्विस रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस तरह की सर्विस उनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो जाता है ना। जैसे देख लीजिए, अभी प्राइवेट स्कूलों में आप लोग देखते हो कि प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन सिस्टम यूज़ किया जाता है टीचिंग एंड ऑल के लिए, राइट।
लेकिन ये सारी चीज़ें ना गवर्नमेंट स्कूल में यूज़ नहीं होती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ नया होता ही नहीं है। इसके लिए वहाँ पे कंज्यूमर्स यानी जो जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के कंज्यूमर कौन, स्टूडेंट्स, राइट, उनको सफिशेंट वो सर्विस फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जो उनको चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Till here, whatever I teach you, make the notes of the particular same, and whatever you having the doubt, ask me in the evening schedule. Please, student, be participate in the evening schedule as I'm requesting you to all. Jai Hind. Stay home, stay safe, take care. Jai Hind once again.